All right, so it's 8:01. Let me share my screen. All right. So most of you guys who's sending the task almost every week, I think they're having difficulty only in question 7. So I can repeat that what I was expecting in question 7, right? So let me explain what. So question 7 में मैं कह रहा था कि एक प्रोसीजर बनाई है और एक तो उसमें इंसर्ट करें और डिलीट करें, एक ये चीज कही थी। दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा था कि उसमें इफ देन एल्स की कंडीशन यूज करें, ये दूसरी चीज थी। और तीसरी चीज मैंने ये कहा था कि हम उनमें से किसी एक वैल्यू को rather than updating from through parameter, हम उसकी वैल्यू को थ्रू वेरिएबल अपडेट करें। अब उसका क्या मतलब था, उसको हम थोड़ा सा एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हमारे पास ऑलरेडी कोई प्रोसीजर मौजूद है तो उसमें से देख लेता हूँ, नहीं तो क्रिएट कर लेंगे। सो लेट्स सी। ओके, तो ये वाला यूज कर लेते हैं। अब मैंने ये कहा कि एक तो इंसर्ट अपडेट डिलीट करें। तो अगर आप देखें तो इस प्रोसीजर, कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन राइट? यस साद भाई। ओके, थैंक यू। सो इंसर्ट अपडेट डिलीट करें, एक तो ये हो गया सिंपल, इंसर्ट अपडेट डिलीट मार दो उसके अंदर। दूसरा मैंने कहा था इफ देन एल्स यूज करें, ठीक है ना? तो इफ देन एल्स कंडीशन से चलता, उसको हम देख लेते। तो तीसरा मैंने कहा था कि वेरिएबल को यूज करिएगा। तो वेरिएबल क्या था, हमने डिफाइन किया था कि वेरिएबल जो है वो टेम्परेरी वैल्यूज को होल्ड करता है। तो लेट्स से अगर हम इस टेबल के साथ डील कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब था। तो हमने पहले समझने के लिए इस टेबल को रन कर लिया, ठीक है ना? अब अगर हम यहाँ देख रहे हैं डिलीट हो रहा है ना, डिलीट बेस्ड ऑन, मैं IID में क्या पास कर रहा हूँ, नंबर, ठीक है। अगर मैं ग्रेटर देन 1 दूंगा तो ये होगा, लेस देन तो 0 पे डिलीट में जाएगा, ठीक है ना? तो अब जब मैं IID यहाँ से पास करूंगा, जब मैं IID में ग्रेटर देन 1 पास करूंगा तो ये इफ देन एल्स की इस कंडीशन में आ जाएगा, राइट? तो ये इफ देन एल्स की इस कंडीशन में आ जाएगा। ग्रेटर देन 1 अगर मैं IID पास करूंगा, और ये जो हम इनपुट पैरामीटर बाकी पास करेंगे उनकी वैल्यूज के थ्रू ये इसको अपडेट कर देगा। सो दैट्स फाइन। मैंने कहा एल्स इफ अगर मैं IID लेस देन 0 पास करूंगा तो वो इंसर्ट कर देगा, एल्स डिलीट कर देगा। तो डिलीट की कंडीशन हो गई 0, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन 1 मांग रहे हैं, यहाँ हम लेस देन 0 मांग रहे हैं, राइट? तो डिलीट में यहाँ आएगा। अब मैंने कहा था डिलीट में किसी वेरिएबल को यूज करें। तो अगर हम ये करें डिलीट फ्रॉम पर्सन, ठीक है ना, वेरिएबल को यूज करने के लिए एक तो पहले मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट रन करके देख ली। मैं एक सिचुएशन बनाना चाह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि चलो भाई एज की बेस पे डिलीट करो, ठीक है ना? तो अब मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैंने किया सिलेक्ट एज, ठीक है ना? अब उसके लिए मैंने बताया था हम वेरिएबल के लिए इनटू के अंदर उस वैल्यू को डाल देंगे, v_age, जैसे मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, ठीक है ना? फ्रॉम पर्सन टेबल हो गया, राइट? और हमने कर दिया वेयर पर्सन ID इज इक्वल्स टू, अब इसको हम वहां लेके चलते हैं ताकि लिखने में और आसानी हो जाए, ठीक है ना? बिगिन के बाद हम लुकअप डाल सकते हैं। डिपेंड करता है लुकअप कहाँ डालना है। कभी कभार टॉप पे भी डालते हैं, कभी कभार हमें अगर फालतू लुकअप नहीं चलाना होता तो हम इन कंडीशंस में जाके भी डाल देते हैं। बट चलें अभी आपके समझने के लिए यही करते हैं। अब पर्सन ID का हमने देखा इनपुट पैरामीटर ये है, ठीक है? अब ये क्या करेगा, अगर लुकअप देखें, सिलेक्ट करेगा एज, इनटू कर देगा इस वेरिएबल के अंदर। जब इस वेरिएबल के अंदर करेगा तो हमें इस वेरिएबल को यहाँ डिक्लेयर भी करना होगा, राइट? और डिक्लेयर करने के लिए मैंने बताया है कि नाम, उसका नाम, उसकी डेटा टाइप, और जैसे पैरामीटर में कॉमा डालते हैं इस तरह यहाँ पे कॉलन से एंड करते हैं, ठीक है ना? तो मैंने इसको यहाँ पे एंड कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये क्या कर रहा है, VH में। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ना डिलीट कर दो बेस्ड ऑन ये पर्सन ID ना। तो मैं कह रहा हूँ यार मेरे को जरा वेरिएबल यूज करना है यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। तो मैं यहाँ कह रहा हूँ कि बेस्ड ऑन एज डिलीट करो। अब अगर आप ये देखें तो ये अभी आपको जैसा कि समझ में नहीं आ रहा, दैट्स फाइन। इस डिलीट को यहाँ उठाएं, यहाँ समझने की कोशिश करें। रेगुलर डिलीट समझना इसको। अब ये क्या कह रहे हैं, डिलीट फ्रॉम पर्सन्स, ठीक है? ये तो हम लिखते थे वेयर एज इज इक्वल्स टू v_age, यानी कि v_age में अगर 1 आती है तो ये वाली लाइन डिलीट कर दो। समझ में आया?
तो इसी तरह हम यहाँ पे वेरिएबल का लुकअप कर रहे हैं, ठीक है, और उस लुकअप को डिलीट के अंदर यूज कर रहे हैं। तो अगर एक्सपेक्ट करें आप, ये अगर मैं पर्सन आईडी 1 पास करता हूँ, ठीक है ना, तो ये इसको इसमें आना चाहिए और इस लाइन को डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है ना। कैसे कि मैं डिलीट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन v_age, ये हमारा वेरिएबल है और ये वेरिएबल हमने कहा यहाँ लुकअप किया थ्रू पर्सन आईडी। अक्सर कंडीशन होती है इस तरह की, पहले तो कंपाइल करके दे देते हैं, अगर एरर आता है तो वो हमें बता देता है। ये रिकम्पाइल हो गया, कोई एरर थ्रो नहीं किया, ठीक है। अब मैं अगर अब ये देखें ना, आई मुझे हर हालत में 0 पास करनी है, क्योंकि 0 की सूरत में ही इस ब्रैकेट में आएगा, प्लस एज मेरे को 1 पास करनी है तो ये इसमें आएगा, ठीक है ना। तो अब मैं अगर इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं बाकियों को नल छोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है। तो मैंने इसको यहाँ 0 दे दिया और मैंने पर्सन आईडी को 1 दे दिया, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, फिर से चलते हैं, ये यहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो ये लुकअप रन करेगा बेस्ड ऑन पर्सन आईडी, ठीक है ना। तो 1 जब पर्सन आईडी, उसकी जगह पे ये एज उठा लेगा और 1 पर्सन आईडी की एज है 1, ठीक है। ये तो स्टेप 1 होगा। फिर ये ब्लॉक रन होगा, इफ IID इज ग्रेटर देन 0, तो IID क्या थी, इज इक्वल्स टू 0, तो ये ब्लॉक फेल हो जाएगा, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड में नहीं जाएगा, क्योंकि इफ IID इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1 पे ये ब्लॉक चलेगा ना, ठीक है। इस ब्लॉक को इग्नोर कर देगा, फौरन इस ब्लॉक में आएगा। मैंने कहा एल्स इफ IID इज लेस देन 0, लेस देन 0 भी नहीं, इस ब्लॉक को भी इग्नोर कर देगा। फिर इस ब्लॉक में आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक में आके चेक करेगा एल्स, यानी कि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो तो इसमें आ जाओ, जो कि हो रही है। फिर ये डिलीट स्टेटमेंट रन हो जाएगी और ये डिलीट रन होगी बेस्ड ऑन दिस वेरिएबल जो मैंने कहा था। हर चीज अभी तक आप इनपुट पैरामीटर के थ्रू पास कर रहे हैं, लेट्स डू इट फ्रॉम वेरिएबल, सही है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। मैंने कहा कि IID 0 ताकि वो एल्स की कंडीशन में था, और मैंने कहा पर्सन ID 1 पास कर दो, ठीक है ना। रन करके देखते हैं क्या करता। उसमें फॉरेन की लगी हुई है इसके ऊपर, एज के ऊपर, इधर मेरे ख्याल से तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बेस्ड ऑन एज नहीं हो रहा। तो हम मे बी बेस्ड ऑन लास्ट नेम कर लेते हैं, क्योंकि ये कह रहा है कि यूनिक इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट लगा हुआ है फॉर पर्सन ऑर्डर पे। पर्सन ऑर्डर कहाँ से आ गया वैसे टेबल, ओके, पर्सन ऑर्डर एक टेबल है, उसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे पर्सन ऑर्डर, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा हुआ है पर्सन आईडी के ऊपर। ये पर्सन के ये फॉरेन की लगा हुआ है, ये अगर आप देखें तो पर्सन आईडी पे, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ ऑप्शन भी होता है, अगर हम इसको आर्डनो यहाँ से भी डिसेबल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो सर्च कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको, इस रिकॉर्ड को समहाउ एडिट करने का ऑप्शन देख क्यों नहीं रहा है, यहाँ से डिसेबल, मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। टेबल नॉर्मली हम या तो फिर उस को डिलीट नहीं कर सकते, पहले हमें चाइल्ड रैकेट से वो डेटा डिलीट करना होता है, जो कि चाइल्ड रैकेट इसके अंदर मौजूद है, फिर हम पर्सन टेबल से डिलीट करते हैं। नॉर्मली इस तरह से होता है, अगर इस तरह का हमें कोई कंस्टेंट इशू आता है तो अब ये रन करके देखते हैं। ये रन हो गया, क्योंकि वो कंस्टेंट का एरर आ रहा था कि चाइल्ड रैकेट मौजूद है। अब अगर आप यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे इसने ये देखें ID 1 को डिलीट कर दिया, और हमने किसके थ्रू डिलीट किया, एज के थ्रू, और एज क्या था, वो वेरिएबल में था। तो हमने, अगर आप ये समझें, वेरिएबल में हमने एज को डाला, इस वेरिएबल को यूज करते हुए मैंने ये डिलीट स्टेटमेंट रन करी है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में आस्क था। anybody has any question or I can explain few other things. All right, so अब हमने यहाँ पे प्रोसीजर्स के बारे में तो पढ़ लिया, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आएगा। अब फंक्शन के बारे में बता रहा था, एग्जैक्टली सेम थिंग है। हमें फंक्शन को अभी समझना नहीं है, प्रोसीजर समझ लिया काफी है, बट इंटरव्यू में एक सवाल दर्ज करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो जवाब ये है कि प्रोसीजर मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू, बट फंक्शन ऑलवेज हैव टू रिटर्न अ वैल्यू। और कौन सी वैल्यू, जब हम ये जो रन करते हैं ना, उसमें यहाँ पे आउटपुट में जो वैल्यू आती है,
ये देखें प्रोसीजर में अभी वैल्यू नहीं आ रही, दैट्स ओके, पर फंक्शन को वो वैल्यू रिटर्न करनी ही करनी है। सेम एग्जैक्ट सिंटेक्स है इसका क्रिएट करने का, जैसे हम प्रोसीजर क्रिएट करते हैं ना, एग्जैक्टली उसी तरह से फंक्शन क्रिएट होता है। फंक्शन मेनली हम यूज करते हैं कि हम एक फंक्शन बना देते हैं और वो फंक्शन जो है ना अपनी कैलकुलेशन रन करता रहता है। तो अक्सर हम अपने दूसरे प्रोसीजर्स में या दूसरे फंक्शन में उसको रीयूजिबिलिटी के लिए उस फंक्शन को दोबारा कॉल कर लेते हैं, बट वो हमेशा वैल्यू को रिटर्न करता है। ये इसका एक चक्कर है जो ये आपको यहाँ पे बताना चाह रहा है कि ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू। तो एक एग्जांपल में करके दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, अब ये पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इन दिस चैप्टर डिस्कवर पीएल फंक्शन, a standalone function is created using the create function statement, ठीक है ना, जो ये बता रहा है इसी से क्रिएट होता है। the simple syntax is create और replace, अगेन इसमें भी हम प्रोसीजर के लिए create और replace करते हैं ताकि हम उसको बार बार मॉडिफाई कर सकें और हमें ड्रॉप ना करना पड़े। फंक्शन नेम, स्पेसिफिक नेम, और अच्छा यहाँ पे फंक्शन नेम में वही प्रोसीजर की तरह फंक्शन नेम आया था, और रिप्लेस अलाउ यू टू डू द मॉडिफिकेशन। द ऑप्शनल पैरामीटर लिस्ट कंटेन नेम, ये जो ऑप्शनल पैरामीटर्स यहाँ पे हम पास करते हैं जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। फंक्शन मस्ट कंटेन अ रिटर्न वैल्यू, अब जो हम प्रोसीजर लिखते हैं ना इसमें हम रिटर्न वैल्यू नहीं दी हुई हमने, वही बात जो कर रहा है ना, बट ये बोल रहा है कि फंक्शन मस्ट कंटेन अ रिटर्न वैल्यू, क्योंकि बगैर अगर फंक्शन के लिए मस्ट है कोई रिटर्न करना वैल्यू को। द रिटर्न क्लॉज स्पेसिफाई द टाइप गोइंग टू रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, फंक्शन बॉडी कंटेन द एग्जीक्यूटेबल पार्ट, वही बिगिन और एंड के बीच में जो आता है एग्जीक्यूटिव। The as keyword is used instead of is keyword or creating a standalone, so as keyword इसमें हम यूज करते हैं, यहाँ पे हम कहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करते हैं ना ये as, तो ये ए बोल रहा है। वैसे तो हम प्रोसीजर में is और as दोनों यूज कर सकते हैं, बट ये यहाँ पे हमें रिकमेंड कर रहा है कि आप इस कीवर्ड यूज करो स्टैंड अलोन में। अच्छा, स्टैंड अलोन क्या चीज है? जब हम एक सिंपल फंक्शन बनाते हैं ना, सिर्फ एक फंक्शन या एक प्रोसीजर, तो वो कहलाता है स्टैंड अलोन प्रोसीजर। बट अगर हम पैकेज बनाते हैं, पैकेज हम पढ़ेंगे आगे जाके क्या है, तो एक पैकेज कंटेन करता है मल्टीपल प्रोसीजर, मल्टीपल फंक्शन, ठीक है ना, तो वो फिर स्टैंड अलोन तो नहीं हुआ ना, वो सिंगल नहीं हुआ, तो वो फिर इनसाइड पैकेज मल्टीपल प्रोसीजर आ जाते हैं। बट अगर हम सिंगल प्रोसीजर, जो हम अभी तक प्रैक्टिस कर रहे थे प्रोसीजर की, वो सिंगल बना रहे हैं ना, पैकेजेस के अंदर तो नहीं बना रहे हो, तो वो कहलाते हैं स्टैंड अलोन प्रोसीजर और स्टैंड अलोन फंक्शन, यानी कि जस्ट आप फंक्शन बना रहे हो, आप उसको इनसाइड पैकेज नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये इसके लिए ये बता रहा है इस कीवर्ड, ठीक है। द फॉलोइंग एग्जांपल इज हाउ टू क्रिएट, उसमें ये बता रहा है कि भाई ये आपकी कस्टमर की टेबल है, अब आपने इस तरह से ये बना दिया प्रोसीजर, तो हम भी एक यहाँ पे बना लेते हैं, लेट्स सी। ये मैंने बताया इस तरह से नई वर्कशीट। अब हमारे पास टोटल कस्टमर तो नहीं, हम इसको नाम चेंज करके टोटल पर्सन्स कर देते हैं, ठीक है। और आपने क्या रिटर्न नंबर, रिटर्न बस हमने डाल दिया, पैरामीटर और कुछ नहीं पास किया हुआ फिलहाल, नंबर उसमें, और हमने यहाँ पे इस कर दिया इसी की तरह, ठीक है। और वो टोटल नंबर, टोटल जो हमने ये वेरिएबल दिया, इसमें हमने ये कह दिया, वेरिएबल का नाम दिया टोटल, ठीक है, ये वेरिएबल है क्योंकि इसके बाद आ रहा है, यहाँ भी देखें आप, मैंने वी अंडरस्कोर जिसके बाद, तो ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। अगेन मैंने कहा ना, आप तो अपने जो कंपनी के फॉलो करेंगे वो किस तरह से नेमिंग कन्वेंशन वेरिएबल की फॉलो करते हैं। इसने एग्जांपल में बस इसने टोटल नाम दिया हुआ है, हम इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए वी अंडरस्कोर टोटल कर देते हैं, ठीक है ना भाई। अब ये क्या कह रहा है, वी टोटल जो है नंबर है और उसको उसने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 दे दी है यहाँ पे, और उसकी टोटल 2 उसकी प्रिसिशन दी। अब ये कह रहा है सेलेक्ट काउंट ऑल कर लो, इनटू करो वी अंडरस्कोर टोटल फ्रॉम पर्सन टेबल के हम कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली आप बाहर भी रन करो तो ये आपका आ जाएगा ना, और रिटर्न कर दो, इसने कहा हम कह रहे हैं रिटर्न कर दो वी अंडरस्कोर टोटल को, यानी कि जब ये फंक्शन रन होगा ना तो ये इस बेसिकली लुकअप का टोटल को रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसको अपन एग्जीक्यूट करके देखते हैं कोई एरर दिया इसने, नहीं दिया। अब जैसे हम यहाँ प्रोसीजर में आते थे और ये हमें प्रोसीजर दिखाता है, इस तरह हम फंक्शंस में जाएंगे तो ये फंक्शन हमें यहाँ दिखा देगा, ये आ गया टोटल पर्सन, यही मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है ना। अब इसको हम ओपन करते हैं और इसको हम रन करते हैं। अभी हमने कोई इनपुट पैरामीटर तो कोई दिया ही नहीं है, हम इसी को रन करते हैं, और ये अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो ये देखें वैल्यू आ रही है 12, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल अगर आपको करनी हो ना, कैसे आपने ये वही जो आपने स्टेटमेंट दी है ना यहाँ एग्जीक्यूटेबल सेक्शन में, उसको उठाया, यहाँ डाला आपने,
और ये मैंने बताया था, ये इनटू जो है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर चलता है इस जगह पे। तो आपने यहाँ आगे इनटू को ये हटा दें या ऐस कर दें जो भी, और अगर आप भी ये काउंट रन करें तो रिजल्ट क्या है 12। तो इसका मतलब जब आपका ये फंक्शन चला तो उसने जो वैल्यू दी ना इस वेरिएबल के थ्रू रिटर्न की, ये सही दी है। तो ये इसका फंक्शन में इतना डीप जाने का जरूरत नहीं है, बट इतना समझ लें कि फंक्शन का एक थ्योरी आंसर आपको आना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन। तो अगर इतना भी समझ लेते हैं फिलहाल के लिए वो काफी। आई गेस अज़ान हो गई है मगरिब की, तो क्विकली 8:25 तक वापस आ जाते हैं। एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंशाल्लाह वो पढ़ने हैं, तो 8:25 तक इंशाल्लाह मिलते हैं। थैंक यू।
ऑलराइट, सो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट हैं बट इनिशियली इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं क्योंकि देयर इज ऑलरेडी हमने इतना सारा पढ़ लिया है। उन चीज़ों के ऊपर एक बार जब ग्रिप हो जाएगी तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता एड ऑन्स ये चीज़ें कर सकते हैं, बट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। तो मैं उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ क्योंकि कर्सर के बारे में अक्सर इंटरव्यू में पूछ लेता है, रैकेट्स के बारे में तो नहीं पूछता। बट इट्स गुड टू नो, बट नॉट एट दिस स्टेज। आई वोंट रिकमेंड कि अभी हम इसकी प्रैक्टिसों में जाएं क्योंकि हमें ऑलरेडी जो हमने सब पढ़ा हुआ है वो प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसके थोड़ा सा क्विक रिव्यू कर लेते हैं, बाकी एक्सेप्शन पे जाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, in this chapter we'll discuss about the PLSQL create a memory area। तो कर्सर क्या है, बेसिकली एक मेमोरी एरिया क्रिएट कर देता है PLSQL का ब्लॉक, और वो कैसे चलता है इसके बारे में पढ़ते हैं। नोन एज अ कॉन्टेक्स्ट एरिया, तो वो कॉन्टेक्स्ट एरिया बना देता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि वो जब हम सिंगल वैल्यू फेच कर रहे थे तो वो तो चल रहा था वेरिएबल में, बट जैसे ही हमने मल्टीपल वैल्यू फेच करी थी नहीं चली थी। तो मैंने एक प्रॉक बनाया था जिसमें मैंने फॉर सी इन करके, आई डोंट नो अगर वो अभी तक है यहाँ पे, तो फॉर सी इन करके मैंने एक प्रोसीजर बनाया था। देखते हैं प्रोसीजर। हाँ, ये वाला। तो अब ये देख रहे हैं ना, फॉर सी इन करके, ये मैंने क्या किया, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट को टेम्परेरी मेमोरी एरिया में डाल दिया। और ये टेम्परेरी मेमोरी एरिया किसकी है, ये सी की, क्योंकि लेटर ऑन आपने देखा था मैंने सी डॉट लास्ट नेम यूज किया था। तो ये क्या कर रहा है, ये सिलेक्ट स्टेटमेंट के डेटा को टेम्परेरी इस कर्सर के मेमोरी एरिया में डाल रहा है, और आगे जाके हम इसको यूज कर सकते हैं। इसी चीज के बारे में यहाँ पे बता रहा है कि कॉन्टेक्स्ट एरिया, जो सी था ना वो कॉन्टेक्स्ट एरिया था बेसिकली, और मेमोरी एरिया क्रिएट कर देता है फॉर प्रोसेसिंग SQL स्टेटमेंट व्हिच कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू प्रोसेस द स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल द नंबर ऑफ रॉ प्रोसेस, ठीक है ना। कर्सर इज अ पॉइंटर, तो वो जो सी है ना वो बेसिकली, ये मेरा जो सी है ये बेसिकली पॉइंटर है इस कॉन्टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। तो ये कह रहा है कर्सर इज अ कॉन्टेक्स्ट एरिया, पीएलसी कॉन्टेक्स्ट एरिया, कर्सर होल्ड अ रॉ रिटर्न SQL स्टेटमेंट। अच्छा, ठीक है। You can name a cursor, जैसे हमने नेम किया था C से, that could be you refer to a program to fetch the data, जो हम fetch कर रहे थे लास्ट नेम को through cursor C के through, and process it, process the row written by the SQL statement one at a time। तो अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ समझ में आना। क्या, दो तरह के कर्सर होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट कर्सर, एक होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। मेन डिफरेंस क्या है, जो ऑरिकल डिफाइंड कर्सर्स होते हैं ना, जिनके बारे में अभी हम ये बस देख लेंगे एग्जांपल, ये कहलाते हैं इम्प्लिसिट कर्सर। और जो कर्सर आप मैन्युअली डिफाइन करते हो, उसमें क्या करना होता है आपको, आप ओपन करते हो, फेच करते हो, क्लोज करते हो, सारे काम मैन्युअली करते हो, तो वो कहलाते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर। कभी कभार सवाल आ जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्प्लिसिट कर्सर एंड एक्सप्लिसिट कर्सर, ठीक है ना। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट कर्सर आर ऑरिकल डिफाइंड कर्सर्स, ठीक है ना, और एक्सप्लिसिट कर्सर इज यूजर डिफाइंड कर्सर। इतना भी बता देंगे समझ जाएगा। वो पूछता है हैव यू एवर यूज कर्सर, बोला या हैव यूज सम टाइम, आई मोस्टली यूज इम्प्लिसिट कर्सर, यही बोलना है। और इनमें से एक दो याद हो, बस याद कर लेना तुक्के में, याद करके आई हैव यूज इज ओपन नॉट फाउंड, ये तो ये बस एग्जांपल है। अब इसमें तो क्विकली पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है इम्प्लिसिट कर्सर आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय ऑरिकल, ये ऑरिकल डिफाइंड होते हैं, ऑरिकल ही क्रिएट करता है इनको। whenever an SQL statement is executed there is no explicit cursor for the statement। हाँ, क्योंकि explicit user defined है तो ऑटोमेटिकली नहीं होता, बट ऑरिकल कर्सर जो implicit cursor है वो जरूर होते हैं। Programs cannot control the implicit cursor at that information on it। इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते implicit cursor को, उसके लिए हमें मैनुअल करना होता है, तो दैट्स ओके। अच्छा, इसमें ये बता रहा है कि जब, आई गेस कंफ्यूज करेगी, छोड़ दें। In PL SQL you can refer the most implicit cursor are the SQL cursor always। अब ये टाइप हैं इसकी, परसेंटेज फाउंड, नॉट फाउंड, इज ओपन, रॉ काउंट। इसकी एग्जांपल्स भी मैं कर सकता हूँ बट विल मेक यू कंफ्यूज एट दिस स्टेप। बट अगर किसी को सीखना हो, समझना हो, लेट मी नो, मैं उनको सेपरेट क्लास करके ये सारे करके बता दूंगा कि किस तरह से यूज किए जाते हैं। बट ये कभी कभार यूज होते हैं, बट नॉट, डिपेंड करता है। अगेन वही बोलूंगा, बिजनेसेस में वो लोग कर्सर कितने यूज करते हैं। हमारे यहाँ ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा बस ये वाला यूज होता है कर्सर, दूसरे कम, बहुत कम यूज होते हैं। ओके, तो ये इन्हीं कर्सर के बारे में एग्जांपल दे रहा है।
इसमें बस ये दिखाने वाली चीज एक मैं ये दिखा देता हूँ कि ये तो इम्प्लिसिट कर्सर होगा ना, जो एक्सप्लिसिट कर्सर है उसको आपको डिक्लेयर करना होता है इस तरह से डिक्लेयर ब्लॉक में, फिर उसके बाद उसको ओपन करना होता है, फिर फेच करना होता है और फिर क्लोज लाजमी करना होता है। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए चलता रहता है। बट तो इतना डिटेल में जाने की बात नहीं है, बट इतना समझ ले पीएसएल रैकेट इसको तो हम कंप्लीटली एज ऑफ नाउ इग्नोर कर सकते हैं, अभी जरूरत नहीं। इसको जरूर हमें पढ़ना है एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन जैसे वर्ड एक्सेप्शन से ही पता लग रहा है ना, मतलब एरर, ठीक है ना। तो अब ये क्या है? अब जैसे हमारा बताने की बात ये, जैसे हमारी ये प्रोसीजर चल रहा है ना, अगर इसमें यहाँ पे एरर आ जाएगा और अगर मैंने उस एरर को हैंडल नहीं किया तो नीचे की सारी स्टेटमेंटें फेल हो जाएंगी। अभी कभार कभार प्रोसीजर हमारा 14 लाइन का, कभी कभार प्रोसीजर 1400 लाइन के भी होंगे। अब हम तो हमेशा चाहते हैं कि पहली लाइन से लास्ट लाइन तक सारी स्टेटमेंट रन हो जिनकी भी कंडीशन मीट हो रही है प्रोसीजर के अंदर रन होने वाली, ठीक है ना। बट कभी कभार क्या होता है कि हम एरर को हैंडल नहीं कर पाते और उसकी वजह से वो बीच में ही टर्मिनेट हो जाता है और फेल हो जाता है और हमारे प्रोसेस सही नहीं चलते। तो उन प्रोसेस को कंप्लीट चलाने के लिए और एरर हैंडल करने के लिए हम रन करते हैं ये टेक्निक, ये कहलाती है एक्सेप्शन टेक्निक। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर आपको ये एक्सेप्शन पास करना नहीं आएगा तो इसका मतलब आप अक्सर अगर कहीं पे आपका एरर आ रहा है तो आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे, तो आपका प्रोसीजर पूरा रन नहीं होगा। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज देखते हैं। इन दिस चैप्टर विल डिस्कस द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब हमारी एसक्यूएल स्टेटमेंट में जो लिख के हमारे रिजल्ट में अगर कोई एरर आ जाए ना, तो उसको एरर को कैसे हैंडल करते हैं उसको एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है भाई। एन एक्सेप्शन इज एन एरर कंडीशन ड्यूरिंग अ program execution. PLSQL support programmers to catch up exception block in a program and appropriate action is taken, ठीक है ना। इसमें भी जैसे कर्सर में आपने देखा ना, दो थे, क्या थे? इम्प्लिसिट कर्सर, एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट क्या था? ऑरिकल डिफाइन कर्सर थे, और एक्सप्लिसिट क्या था? यूजर डिफाइन। इसी तरह एक्सेप्शन भी दो तरह के होते हैं। इसमें क्या होता है? सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन, यानी वही ऑरिकल डिफाइन एक्सेप्शन होगा, और यूजर डिफाइन कि आप मैनुअली, मैं हर वक्त एवरी सिंगल डे एक्सेप्शन यूज करता हूं, बट मैं 99% ये यूज करता हूँ सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन ही। तो एक को भी आप समझ लेना तो काफी है। अच्छा, सिंटेक्स, और बट ये थ्योरी आनी चाहिए कि भाई दो तरह के एक्सेप्शन होते हैं, सिस्टम डिफाइन और यूजर डिफाइन। यूजर मतलब आप उसमें पूरा लिखते हो कि क्या एरर आ सकता है, क्योंकि अक्सर एरर ऑरेकल नहीं अगर कैप्चर कर रहा आपको लग रहा है तो फिर आपको अपना एरर खुद लिखना पड़ता है, ये उसके बारे में क्या है। अच्छा, सिंटेक्स ये समझने की चीज है, ये समझ लें, ये हम बार बार पढ़ा है ना ब्लॉक का, ये डिक्लेरेशन होता है, ये बिगिन होता है, ये एक्सेप्शन। तो मैं आज तक हम जो बार बार कह रहे थे कि हमने डिक्लेयर पढ़ लिया, बिगिन पढ़ लिया और हम एक्सेप्शन बाद में पढ़ेंगे, अब हम वो बात पढ़ रहे हैं। असल में ये वही बात है जो हम पिछले लेट से एक महीने से कह रहे थे कि हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये वही बात है बेसिकली। The general syntax for exception handling are as follows। यहाँ ये बता रहे, here is a list down a many exception you can handle। अच्छा, ये बता रहा है डिक्लेयर में आपने क्या करा, या इनपुट पैरामीटर डिक्लेयर किया अपने पैरामीटर, या आपने अपना वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है ना। फिर आपने अपना बिगिन सेक्शन एक्सट्रैक्ट किया, उसमें आपने अपना एग्जीक्यूशन ब्लॉक रन किया। उस एग्जीक्यूशन ब्लॉक में कोई एरर आ जाता है तो आप ये एक्सेप्शन का सिंटेक्स पास करते हैं, और उसके बाद ये यहाँ इस तरह से एक्सेप्शन पास करते हैं। कैसे करते हैं इसको हम कर लेते हैं, डोंट वरी। बट यू कैन पास सिंगल एक्सेप्शन, यू कैन पास मल्टीपल एक्सेप्शन एज वेल। किस तरह से करते हैं इसकी हम अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसका मतलब नहीं। सो ये बोल रहे हैं, लेट अस राइट अ कोड और द कॉन्सेप्ट यूजिंग द कस्टमर टेबल सो वी कैन क्रिएट अ यूजर इन द प्रीवियस चैप्टर, ठीक है ना। ये हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमने ये कस्टमर, हमने यहाँ पे ये इस तरह से पास किया, अब हम इसको अपनी उसमें चेंज कर लेते हैं। चले यहाँ पे प्रोसीजर, ठीक है ना, ये हमने आ गया। अब ये हमने क्या है, ये CID पैरामीटर पास किया। हम CID की जगह हम यहाँ पे PID दे देते हैं, अपनी पर्सन ID का बना देते हैं, ठीक है ना। और CID कहाँ का है, यही है, इसको ही चेंज करके, ठीक है ना। अच्छा, और ये हमारा कस्टमर नहीं है, हम ये सपोर्ट्स है, PORTS। सपोर्ट्स नहीं है हमारे, क्या नाम है टेबल का, पर्सन है, PERS पर्सन, ठीक है ना। और हमारी डॉट ID नहीं है, पर्सन ID परसेंटेज टाइप नंबर, इसको 8 दे दिया।
पर्सन टेबल में कोई 8 मौजूद है भी, ये देख लें पहले। 8 है, ओके ठीक है जी। और उसके बाद ये सी नेम, सी इसको हम दे देते हैं लास्ट नेम, सी अंडरस्कोर नेम ही दे देते हैं। और ये हम इसको पर्सन टेबल कर देते हैं। कॉलम का नाम है हमारा लास्ट नेम, लास्ट नेम ठीक है जी। ये एड्रेस हो गया, ये भी हमारा पर्सन हो गया। कॉलम का नाम हमारा एड्रेस ही है, तो ये यही रह जाएगा ठीक है जी। अब ये बोल रहा है, अगर आप रिमेम्बर करें ये क्या कर रहा है, हमने ये जो है 3 कॉलम के ये बेसिकली पैरामीटर पास कर दी, एक का PID, एक का सी नेम और एक का सी एड्रेस, ठीक है ना। पैरामीटर के नाम से हमने पास कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आप ये देखें हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर वॉइड सिलेक्ट स्टेटमेंट कर रहे हैं और इसको वेरिएबल में पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं सिलेक्ट करो लास्ट नेम एड्रेस, इनटू कर दो, वेरिएबल में डाला, इनटू किस में डाल दो, सी नेम में डाल दो और सी अंडरस्कोर एड्रेस में डाल दो, ठीक है। फ्रॉम कहां से भाई, पर्सन टेबल से, ठीक है ना। वेयर पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू, हमने ये कह दिया जो PID हमने डिफाइन की, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, DBMS आउटपुट पुट अंडरस्कोर लाइन, जब ये डाल दो ना तो ये नेम का आउटपुट दिखा दो एज अ सी नेम और एड्रेस का आउटपुट दिखा दो एज अ सी एड्रेस, ठीक है। एक तो ये तो उसने ये बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा कोई यूनिक है, PID 18 का कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा उसने कहा, उसके अलावा ये कह रहा है यहाँ पे एक्सेप्शन पास कर रहा है व्हेन नो डेटा फाउंड, ठीक है ना। यानी कि अगर पर्सन आईडी आप ऐसी पास करें जिसका कोई डेटा ही ना हो तो उसको दिखा दो, आंसर दिखा दो हमें नो सच कस्टमर। और अगर कोई और एरर हो तो हमें एरर प्रिंट कर दो। तो ये बेसिकली यहाँ से ही एक्सेप्शन का ब्लॉक शुरू होता है। ये देख रहे हैं, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक हम डिक्लेयर करते थे, बिगिन करते थे, स्टेटमेंट लिखते थे और एंड कर देते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, बिगिन किया, ये एक्सेप्शन पार्ट आ रहा है। एक्सेप्शन पार्ट क्या करेगा, एरर हैंडल करेगा। एरर हैंडल किस करेगा, अपने से ऊपर वाले स्क्रिप्ट में अगर कोई एरर आएगा ना उसको हैंडल करेगा। कैसे हैंडल करेगा, ये बोल रहा है जब ये ब्लॉक चले ना और अगर ये PID मिल जाए तो मुझे ये आउटपुट कर दो, क्या नेम कर दो, सी नेम ये कर दो, ठीक है ना, और एड्रेस, ठीक है। अगर ये पर्सन आईडी 8, क्योंकि हमने ये देखे ना पर्सन आईडी में हमने ये आईडी नंबर 8 डाला है, तो मतलब ये इस वाले के ऊपर जाएगा। ये कह रहा है अगर इसको ये 8 में कोई वैल्यू ना मिले ना इन दोनों में से, तो फिर हमें पास कर दो नो सच कस्टमर, और या फिर कोई और नया एरर हो तो एरर। ये एक तरीका होता है ब्लॉक लिखने का, एरर हैंडलिंग का। ये एग्जैक्ट सिंटेक्स ऐसी ही बस याद कर लें, क्या एक्सेप्शन व्हेन नो डेटा फाउंड, देन में तो आप कुछ और भी लिख सकते हो, बट अभी इसने कहा ये प्रिंट कर दो, नहीं तो हमें ये प्रिंट कर दो। हम इसको रन करते हैं, उसके लिए हमें सेट सर्वर आउटपुट ऑन, सर्वर आउटपुट ऑन रन करना होता है, ठीक है ना। तो कि हमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, एक मिनट, SERV सर्वर आउटपुट ऑन, ठीक है सर, ये हो गया, कोई एरर नहीं दिया तो सही, ठीक है। अब ये बोल रहा है पर्सन आईडी 8 का डेटा पुल करो, और अगर डेटा पुल कर जाए ना तो हमें कस्टमर नेम दिखा दो, कस्टमर एड्रेस दिखा दो। अगर कोई ऐसा कस्टमर ना हो तो एक्सेप्शन में, पहले क्या होता था एक्सेप्शन में नहीं जाता था, जब एक्सेप्शन में नहीं जाता तो ये फेल हो जाएगा, तो हमें पता ही नहीं लगेगा कि डेटा था नहीं था। मगर जब ये एक्सेप्शन का ब्लॉक प्रिंट करेगा ना, इसका मतलब हमें पता लग जाएगा कि डेटा नहीं है। तो इसकी एक एग्जांपल ये रन कर लेते हैं। अभी इसमें ये कोई एरर दे रहा है, पर्सन आईडी का ही है वो पैरामीटर। या ऊपर भी एस लगा हुआ है, पर्सन वही एस लगाया है, कॉलम नहीं। अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है भाई। अब आप ये देखें इसको, क्योंकि ये कस्टमर मिल गया तो इसने लास्ट नेम का नेम प्रिंट कर दिया। कस्टमर नेम कहाँ डाला, हमने 8 डाला हुआ है ना, और ये एड्रेस भी मिल गया, एड्रेस प्रिंट कर दिया। अगर देखें कस्टमर आईडी लास्ट का, लास्ट नेम 8 का साधवानी है। लेट्स से हमारे पास क्या 20 नहीं है ना, यहाँ पे हम यहाँ पे 20 डाल देते हैं इस ब्लॉक के अंदर। तो ये हमने 20 आईडी डाल दी। अब देखिएगा, अब ये इसके अंदर आएगा कोई, क्योंकि इसको कोई डेटा नहीं मिलेगा। तो ये देखें अब इसने क्या कह दिया,
इस दफा इसने यहाँ से रीड करा, इस सिलेक्ट स्टेटमेंट में कोई प्रिंट नहीं किया, राइट। जब कोई प्रिंट नहीं किया तो ये इसने ये नहीं दिखाया लास्ट टाइम वाला, ये एक्सेप्शन में गया एरर में और उसने ये वाला हिस्से को प्रिंट कर दिया। इसकी एग्जांपल हम कैसे देख सकते हैं, ऐसे सिंपल देख सकते हैं। पहले अपना टेस्ट भी कर सकते हैं आप, स्क्रिप्ट यहाँ है। अब यही कह रहे हैं ना, पर्सन आईडी में पहले आपने 8 पास किया था। अब जब आपने 8, ये रन नहीं होता आउटसाइड ब्लॉक, बार बार बता रहा हूँ। तो आपने जब इसको ये रन किया तो आपने देखा 8 का डेटा आ गया ना, ये 2। मगर जब आपने 8 की जगह इस दफा 20 पास किया तो ये नल आ गए दोनों, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में तो नो वैल्यूज है, बट इसी में फिर हम एरर हैंडलिंग में अपना एक्सेप्शन पास करते हैं कि अगर कोई डेटा ना आए तो फिर एरर हैंडलिंग टेक्निक्स के थ्रू हम डिफरेंट वैल्यूज को प्रिंट कर देते हैं। जैसे इस वाले में जब ये फेल हुआ, इसने पर्सन आईडी 20 में कुछ नहीं ढूंढा तो उसने जाके अपना ये हिस्सा प्रिंट कर दिया। तो ये एक एग्जांपल थी। इसकी और देख लेते हैं अगर एरर आ रही। अब ये तो इसमें ये बता रहा है द अबव प्रोग्राम डिस्प्ले द नेम नो डेटा फाउंड, ठीक है ना। अब ये सिंटेक्स बता रहा है, ये समझना जरूरी है। अब ये क्या है, exception are raised by database server automatically whenever there is an internal program or user defined exception must be declared। अच्छा, ये user defined की एग्जांपल दे रहा है जिसमें आपको बता रहा है कि क्या एक्सेप्शन क्या कि कैन बी रेज एक्सप्लिसिटली। अब ये बता रहे हैं डिक्लेयर करें। अब यहाँ एक्सेप्शन नेम देना पड़ता है। जैसे इसमें हमने यहाँ देखें इस ब्लॉक में यहाँ कोई नाम वाम नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ओरेकल डिफाइंड एक्सेप्शन यूज किए। कौन से? नो डेटा फाउंड, अदर्स, ये ओरेकल डिफाइंड एक्सेप्शन है। तो ये कौन से थे? इम्प्लिसिट वाले, ये पहला वाला था। 2 टाइप के थे ना, सिस्टम डिफाइंड एक्सेप्शन थे। इसमें कह रहा है अगर आपको यूजर डिफाइन करना हो ना तो डिक्लेयर सेक्शन में आपको एक्सेप्शन का नाम भी देना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसने ये बिगिन रन किया, इसमें यहाँ इफ कंडीशन की रेस के साथ आपको वो एक्सेप्शन का यहाँ पे नाम देना पड़ता है, रेस यूज करना पड़ता है। एंड एक्सेप्शन व्हेन एक्सेप्शन नेम, फिर यहाँ पे दिया, देन इसने स्टेटमेंट रन कर दी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बट अगर हम इतने भी समझ जाए ना कि 2 तरह के एक्सेप्शन होते हैं, एक सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन, एक यूजर डिफाइन एक्सेप्शन, ठीक है ना। यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जो हम मैनुअली एक्सेप्शन डिफाइन करते हैं, एक्सेप्शन नाम वगैरह सब, और सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन लिस्ट है सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन की, ठीक है ना। तो इस तरह से हम गूगल लिस्ट ऑफ सिस्टम डिफाइन एक्सेप्शन इन ओरेकल करके, तो ये बेसिकली एक लिस्ट आ जाती है पूरी। उसमें बहुत सारे, जैसे अभी आपने यहाँ यूज किया, हमने यहाँ 2 यूज किए थे। कौन से? हमने यहाँ पे नो डेटा फाउंड यूज किया। अगर कोई नो डेटा फाउंड मीन्स कोई डेटा ना मिले, और दूसरा अदर्स, लाइक अदर्स में सारे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये कह रहा है बहुत सारे इसके वो हैं। ये तो हमें यही लिया है। ये इसमें इसने यहाँ पे आई गेस नीचे भी दिए हुए। तो यहाँ पे ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन, ये कहाँ दिए हुए? ये सारे प्री डिफाइंड यानी कि वही ओरेकल डिफाइंड एक्सेप्शन, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे दिए हुए हैं। इसके बारे में अगर समझना हो ना, एक्सेस इनटू नॉट नल, केस नॉट फाउंड, ये डुप्स, यानी आपका कोई अगर डुप्लीकेट आ रहा हो तो उस वक्त में आप ये इंडेक्स पास करते हैं। ये वाला हम अक्सर यूज करते हैं, जो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ वो बताता हूँ। ये वाला हम यूज करते हैं। लॉग इन डिनाइड यूज कर सकते हैं हम, जहाँ पे हम प्रोसीजर बना रहे होते हैं ना अपना, और उसके अंदर हम बेसिकली लॉगिन्स के प्रोसीजर बनाते हैं, उसमें हम ये यूज कर। सबसे ज्यादा जो मैं यूज करता हूँ वो ये यूज करता हूँ व्हेन नो डेटा फाउंड, ठीक है ना। इसकी एक एग्जांपल भी मैं और करा के दिखा देता हूँ, ठीक है। और एक और है व्हेन अदर्स, तो वो वाला भी बहुत यूज करते हैं। सबसे ज्यादा नो डेटा फाउंड। इसकी एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि एक्सेप्शन हम कैसे पास करते हैं। अच्छा, अब हम अपने पुराने प्रोसीजर में चलते हैं, जो शायद आपको थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आया हो। इस वाले पे चलते हैं, ठीक है ना। अब ये प्रोसीजर देखें, सिंपल क्या है। ये सिंपल एक अब प्रोसीजर है जिसमें हमने इनपुट पैरामीटर में लास्ट नेम पास कर रहे हैं, पर्सन आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। और हम अपडेट कर रहे हैं लास्ट नेम को और पर्सन को, ठीक है। बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें हम बोलते हैं कि यार हम एक्सेप्शन पास करते हैं, ठीक है ना। अब एक्सेप्शन लुकअप में भी पास होती है, बहुत जगह पे पास होती है। तो हम बोलते हैं सिलेक्ट, ठीक है। हमने कहा फर्स्ट नेम, उसमें आ गया इनटू कर दिया, इनटू
इंटू वी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ठीक है जी, फ्रॉम पर्सन टेबल, ठीक है। ये तो हमारी एक सिंपल सिलेक्ट स्टेटमेंट है। अब अगर हमें इसमें एरर हैंडलिंग टेक्निक यूज करनी है तो हम इसको इन बिटवीन बिगिन और उसके एंड के बीच में लाते हैं एक्सेप्शन को। हम ये इसको ब्लॉक को इस तरह से लिखा जाता है, थोड़ी वीडियोस देखनी पड़ेंगी इस पे किस तरह से लिखा जाता है, बट अगर आप ये रिमेम्बर, आपको याद हो तो ये यही होता था इस तरह, ठीक है ना। ये तो ये अपन को लुकअप वेरिएबल लुकअप करने की तो तरीका यही हो गया, नॉर्मल यही है। क्या करते हैं हम, ये सेलेक्ट किया, इनटू कर दिया इसके अंदर, ये हमारा वेरिएबल का नाम हो गया, ये हम यूज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इसको डिफाइन भी करना पड़ेगा। इसको बताया है डिफाइन करने के लिए 50 इस तरह से कॉलन भी डालना पड़ता है। पैरामीटर और वेरिएबल का डिफरेंस बार बार बताया कि यहाँ पे आपको डेटा टाइप के साथ नंबर नहीं देना, इसमें देना, इसमें वहां पे कॉमा डालना है, इसमें कॉलन डालना है, ये बड़ा कॉमन फर्क होता है, ठीक है। अभी आपने ये तो बार बार देखा है कि आप किस तरह से लुकअप के लिए लिख सकते हैं, बट अब मैं बताता हूँ अगर एक्सेप्शन पास करना हो तो फिर आप इसके ऊपर बिगिन डाल देते हैं, यहाँ पे आप एक्सेप्शन डाल देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये बंद होगा, कॉमा डलेगा, और यहाँ पे हम कह देते हैं व्हेन नो अंडरस्कोर डेटा अंडरस्कोर फाउंड, ठीक है ना। देन ये वेरिएबल की वैल्यू बराबर कर दो कुछ इस तरह से, और उसको कह दिया हमने ना। अभी मैं इसको बताता हूँ मैंने किया क्या है। अच्छा, मैंने ये बेसिकली एक्सेप्शन पास कर दिया और इसमें मैं कह रहा हूँ, अब नॉर्मली क्या होता है अगर मैं ये वेरिएबल का ये सिलेक्ट स्टेटमेंट पास करूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है ना। इसमें मैंने पर्सन आईडी 20 डाली, ठीक है ना। और जब मैंने इसमें पर्सन आईडी 20 डाली तो इसको कुछ नहीं मिला, ठीक है ना। जब इसको कुछ नहीं मिला तो यानी नल उठाया। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल पास करते हुए मैंने वेरिएबल में क्या करा, इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी। मैंने कहा जब तुम्हें कोई वैल्यू ना मिले तो तुम ये तो एक पर्सन आईडी से पहले तो वेरिएबल में मैंने कहा फर्स्ट नेम की वैल्यू पास करो। एक्सेप्शन मैंने पास किया, मैंने कहा कि व्हेन नो डेटा फाउंड, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर जब नो डेटा फाउंड आए, तो ये जो नल आ रहा है बेसिकली ये नो डेटा फाउंड है। जब मैंने कहा नो डेटा फाउंड आए तो वी फर्स्ट नेम की वैल्यू तुम जो है ना उसको हटा दो नल को और नाना पास कर दो। तो ये इसने यहाँ पे कर दिया कि अभी हम एक एग्जांपल समझने के लिए हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर लेते हैं। तो इंसर्ट इनटू पर्सन, ठीक है ना। अब मैं हाल से ये मैं खाली इसमें पर्सन आईडी डाल दूं बस, अगर चल जाए पर्सन आईडी, ठीक है। और ये मैंने वैल्यूज किया और वैल्यूज में जाके मैंने 20 डाल दिया। लेट्स सी अगर ये इंसर्ट हो जाता है। नहीं, मैं कैन नॉट इंसर्ट नल इन, लास्ट नेम नहीं डाल सकते नल, ओके। तो लास्ट नेम में हमने यूनिक वो कंस्ट्रेंट लगाया हुआ नॉट नल का, तो लास्ट नेम होना ही होना चाहिए। लास्ट नेम की तो खैर है। अच्छा, लास्ट नेम और उसमें डाल दो, और ये क्योंकि वार्चार है तो ये सिंगल कोट के अंदर जाएगा, ठीक है ना। अब इंसर्ट करके देख लेते हैं। इंसर्ट हो गई 1 रो, कमिट कर दिया। अब इसको रन करते हैं। अभी आप ये देखें, अभी ये क्या आ रहा है, फर्स्ट नेम में अगेन द पर्सन आईडी 20 क्या आ रहा है, नल आ रहा है ना। अब हमने जो लुकअप ये लिखा है, अगर हम इससे फर्स्ट नेम फैच करें तो ये क्या आ रहा है, नल आ रहा है, राइट, क्योंकि इसमें वैल्यू है ही नहीं बीसी। अब हमने जो प्रोसीजर लिख रहे हैं ना उसमें हम कह रहे हैं कि पहले तो ये लुकअप लो पर्सन आईडी का, तो वो लेगा। जैसे अगर हम पर्सन आईडी 20 पास करते हैं ना 20, तो वो जाके इसमें ये करेगा, ठीक है। उसमें मैंने ये कह दिया कि पर्सन आईडी 20 पास करो तो इसका फर्स्ट नेम का लुकअप ले लो जो कि नल आएगा, ठीक है। अब मैंने कहा एक्सेप्शन पास करो, यानी एरर हैंडल करो। अगर तुम्हें कोई डेटा ना मिले तो फर्स्ट नेम को तुम वैल्यू दे दो नाना की, ठीक है। अब अपडेट में हम यहाँ पे ये चेंज कर लेते हैं, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू वी फर्स्ट नेम वेयर पर्सन आईडी। अब हमने क्या किया, ये अपडेट भी आप समझ लें आसानी से, वही है जो हमेशा करते हैं। अपडेट कर दो परसेंट टेबल को, सेट कर दो फर्स्ट नेम, जो फर्स्ट नेम है उसको बराबर कर दो किसके, इस वेरिएबल वैल्यू के। अब ये अगर वेरिएबल नल आ रहा है तो मैंने कहा जब नल आए ना तो एक्सेप्शन पास करके इसकी
को डिफॉल्ट वैल्यू नाना की दे दो, तो ये इससे अपडेट कर देगा वेयर पर्सन आईडी इज इक्वल्स टू पर्सन आईडी। ठीक है, तो ये पास करेगा। अब हम करके देखते हैं। अब मैं अगर पर्सन आईडी 20 पास करूं यहाँ पे, ठीक है, तो अभी आपने देखा था फर्स्ट नेम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। इसने रन कर दिया। अभी अगर हम इसको पहले समझना चाहें तो इसने क्या किया होगा, इसने सेलेक्ट किया फर्स्ट नेम को फ्रॉम पर्सन टेबल वेयर पर्सन आईडी क्या हुई 20। जब इसने ये सिलेक्ट रन किया तो वेरिएबल की वैल्यू आई नल। मैंने कहा इस दफा मुझे नल नहीं चाहिए, एक्सेप्शन में जाओ और इस नो डेटा फाउंड के ऊपर जाओ और वी फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैंने दोबारा वेरिएबल नेम दिया और उसको मैंने कहा कि नाना के साथ मैप कर दो, कि अगर इसको नल वैल्यू मिले तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू नाना कर दो। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे अपडेट रन करी और मैंने कहा इस फर्स्ट नेम को अपडेट कर दो। तो अगर देखा जाए तो इसने यही उठाया होगा और एक्सेप्शन से डिफॉल्ट वैल्यू को उठा के फर्स्ट नेम में अपडेट कर दिया होगा। हम जाके अब थोड़ा वेरीफाई करके देखते हैं कि 20 में क्या हुआ। अच्छा 20 में 20 यही था ना, तो इसने मेरे ख्याल से अब इसके लिए तो मेरे ख्याल से या तो इसको फिलहाल ये एक्सेप्शन से इसको क्या उठा रहा है, इस चीज को देख लेते हैं। पर्सन आईडी मैंने 20 पास की है ना, हाँ पर्सन आईडी तो सही, तो मेरे ख्याल से ये नल ही उठा रहा है। तो फिलहाल तो मे बी ये एग्जांपल अगर यहाँ से भी हम कर सकते हैं वैसे तो, कि इसको डिफॉल्ट वैल्यू इस जगह से 20 करके पास कर दें और इससे इसको पास करके देखते हैं। पर्सन आईडी पर्सन टेबल तो सही डालेंगे ना, पर्सन क्यों नहीं अपडेट कर रहा। फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू बी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम, ये तो सही है सारा। नो डेटा फाउंड एटलीस्ट नाउ एरर हैंडलिंग समझने के लिए ये तो कह लेते हैं कि हम जब अगर नया पास कर रहे हैं तो होपफुली ये एरर तो नहीं देगा। ये एक तो ये हो जाएगा, वरना ये यहाँ पे एरर देता इस जगह पे कि भाई ये कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। पर फिलहाल हम एक्सेप्शन से इस एरर को तो हैंडलिंग कर रहे हैं। बट देखने की बात ये है कि ये अपडेट पर्सन फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर पर्सन की वैल्यू ये इसकी डिफॉल्ट पे क्यों नहीं अपडेट कर रहा। ये एक मेरे भी समझने की बात है कि क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये सिंपल इसको अपडेट करें इस तरह से और यहाँ पे हम 20 डाल दें और वेरिएबल में उठा के ये वैल्यू सीधी सीधी डाल दें जो हम वहाँ पे पास कर रहे हैं, तो इन जनरल इसको, बट आई कैन टेक अ लुक कि ये क्यों नहीं चल रहा। कर नॉर्मली इसको एक रो अपडेट कर देनी चाहिए इस तरह से और इसको ये यहाँ पे नाना कर देना चाहिए, बट समहाउ नहीं चल रहा। तो दैट्स फाइन। असल तो हमें एक्सेप्शन हैंडल करने का तरीका समझना है कि ये इस तरह से बिगिन और एंड के बीच में यहाँ पे हम इसको एक्सेप्शन इस तरह से पास कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ के जाके ये करता है। अब यहाँ पे हम अक्सर इफ कंडीशन में भी हम इस लुकअप को भी पास करते हैं। इसमें हम यह बोलते हैं VA इज नॉट नल, ठीक है ना, देन इसको रन करो। अब ये हम इस तरह से भी बहुत यूज करते हैं कि हमने यहाँ वेरिएबल में इसको पास किया और यहाँ पे इस बेसिकली अपडेट को हम उसी हालत में रन करने की बात करते हैं जब ये वेरिएबल नॉट नल हो, और अगर नॉट नल नहीं होता ये एक्सेप्शन में जाके इसको पढ़ता है। तो ये भी एक तरीका है, काफी तरीके हैं इसके। तो इसको मैं दोबारा से 20 करूँ, अभी जाके वहां मोस्ट लाइकली इसको इस तरह से जाके ये यहाँ से इसको पढ़ेगा। अगर ये वेरिएबल का लुकअप नल होगा तो ये कुछ भी नहीं करेगा, और अगर ये नॉट नल होगा जैसे कि मैंने इफ स्टेटमेंट पास करी तो ये इस ब्लॉक में जाएगा, वरना इसको इग्नोर करके चले जाएगा। तो एरर हैंडलिंग की ये सारे के सारे एरर हैंडलिंग हैं, ये सारे यूजर डिफाइंड है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन ही यूज कर रहे होते हैं। तो ये एक बेसिकली मेन टॉपिक था आज का बताने का एक्सेप्शंस का, कि एक्सेप्शन क्या होते हैं। बेसिकली हम एरर हैंडलिंग करने के लिए एक्सेप्शन पास करते हैं बिगिन के बाद और ये एंड से पहले, इन बिटवीन इस पोर्शन में हम ये एक्सेप्शन पास करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे भी इसने सिलेक्ट पास किया था और उसके बाद इसने इनटू पास किया फ्रॉम कस्टमर,
जैसे अपन ने इधर प्रोसीजर में भी किया, सिलेक्ट इनटू प्रोसीजर, और एक्सेप्शन में यहाँ इसने इस ब्लॉक को पास किया है। तो यही बेसिकली, अब ये ट्रिगर के बारे में और पैकेजेस के बारे में हल्का फुल्का हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, तो मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह ये हमारा ये भी कवर हो जाएगा टॉपिक। सो एक्सेप्शन इम्पोर्टेंट था, एटलीस्ट थ्योरी जरूर समझ में आनी चाहिए, एक्सेप्शन की क्या है, कर्सर की और एक्सेप्शन की थ्योरी जरूर समझ में आनी चाहिए कि करते क्या हैं बेसिकली। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, बट अगर किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो I'll be off tomorrow and plus बताना ये था कि मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह क्लास जो है ना वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी मोस्ट लाइकली। तो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑफ कोर्स देयर आई थिंक 3 or 4 पीपल ओनली जो बिल्कुल अप टू डेट हैं टास्क पे, ठीक है ना। होपफुली इस वीक भी टास्क दूंगा, नेक्स्ट वीक भी दूंगा, तो नेक्स्ट वीक तक जो इनको मुझे दिख रहा है, सब समझ में आ रहा है, रिस्पॉन्स कर रहे हैं प्रॉपर, दे आर अप टू द टास्क, राइट। सो उन लोगों के साथ मैं नेक्स्ट स्टेप पे मूव आउट करूंगा यहाँ से, सिर्फ उन लोगों के साथ ही, क्योंकि उसमें बेसिकली मुझे फिर उनको मटेरियल भेजना होगा इंटरव्यू का, और उसकी मॉक प्रिपरेशन करनी होगी इंटरव्यू की, और उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करानी होगी, प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे क्लास की, वो उनको फर्दर खुद ही करनी होगी। बट जो लोग ऑफ कोर्स बिहाइंड रह गए, उन्होंने सारी क्लासें ली हैं, दे आर मोर देन वेलकम। अपने इस YouTube, ये इन्होंने जो WhatsApp ग्रुप बनाया है उस पर सारी YouTube की वीडियोस मौजूद हैं, तो आपको जब पॉसिबल लगे आप करना चाहो, आपके पास दोनों लिंक मौजूद हैं, SQL का भी और PL/SQL का भी। एटलीस्ट हमारे जो फ्री के भी इवन लिंक्स मौजूद हैं, उसके साथ वीडियोस के साथ आप अपने सारे टॉपिक्स जो हमने कवर किए आपको उनको रिव्यू करना चाहो, उसके साथ रिव्यू करो। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके मैं अभी तक ऑलमोस्ट एट द एंड हमारे 8 टास्क होंगे, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर डन विद द सेकंड टास्क, उसके बाद नहीं आया किसी का भी रिस्पॉन्स। तो आपको वो सारी टास्क कंप्लीट कर लेंगे, आपको लगेगा आप वहां तक पहुंच गए हैं। इन बिटवीन कभी भी कोई हेल्प चाहिए, लेट मी नो। सो व्हेन यू डन विद दोस इंशाल्लाह task all of these, then I can even सिंगल आपको भी नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव करा सकता हूँ। बट ये नहीं हो सकता कि यू आर जस्ट टेकिंग क्लासेस, राइट, और फिर आपको मैं स्टेप पे ले जाऊं, बिकॉज आप रेडी नहीं हो। सो आई डोंट वांट यू गाइस टू फेल, राइट, अंटिल आपको अपनी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होगी टू मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। सो इंशाल्लाह अभी ये वीक है, कल मैं ऑफ करूंगा, तो वेडनेसडे की क्लास होगी, और नेक्स्ट वीक में भी 3 क्लासेस होंगी, और उस 3 वीक्स तक I'll see कि कौन मेरे फाइनल तक पहुंच पाया है, तो उनके साथ फिर मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए मूव आउट करूंगा। बट whoever missing it right now, they have a full opportunity कि they can grab it any time। सारी वीडियोस मौजूद हैं, थैंक्स टू हफीज, वो जो डालते रहते हैं वीडियोस, सारी वीडियोस मौजूद हैं, क्लासेस के लिंक मौजूद हैं, सीक्वल के, सीक्वल के। आप अपनी सारी प्रैक्टिस करके टास्क मुझे कंप्लीट करके भेज के we can move on to the next step. If not, then I can wait for you guys, no problem, if you're still interested. But I won't move on with those guys who are not, up to the task, so because it's not worth it, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ये है, if nobody has any question, inshallah, then I'll see you guys on Wednesday. Thank you Thank you, sir. Inshallah.